बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में नए लेक्चर के साथ खुशामदीद स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 18 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 17 होगा और आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कंसेप्चुअल क्वेश्चन फॉर 18.1 से लेकर 18.4 तक हम जाएंगे। तो चलते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन 18.1, इमेजिन अ वर्ल्ड इन विच c is equal to 50 meters per second. How would everyday event appear to us? स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18.1 की आपने स्टेटमेंट सुन ली है। इसमें ये पूछा हुआ है कि इमेजिन अ वर्ल्ड इन विच c इज़ इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट, अगर ऐसी दुनिया हो, ऐसा जहान हो जहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी हो, 50 मीटर पर सेकेंड, तो हाउ वुड एवरीडे इवेंट्स अपीयर टू अस, तो वहाँ पे नॉर्मल हमारे लिए जो इवेंट्स होंगे वो किस तरह से होंगे। स्टूडेंट्स, पहले तो इसका सीधा जवाब लिखते हैं कि एवरीडे इवेंट्स विल अपीयर नॉर्मल टू अस। तो इसका जवाब तो सीधा साधा ये कि एवरीडे इवेंट विल अपीयर नॉर्मल। कैसे कि अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट 50 मीटर पर सेकंड हो तो नॉर्मल कैसे होंगे, इवेंट्स नॉर्मल कैसे होंगे, जब तक कि हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट जो है अगर उसकी अप्रोच करे, स्पीड ऑफ लाइट को किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है इसको अप्रोच करे तो टाइम डायलेशन, मास इंक्रीज़ और लेंथ कंट्रैक्शन का हमें सामना करना पड़ता है। हमारे ऑब्जर्वेशन में ये फिनोमेनास आते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक किसी भी ऑब्जेक्ट की अपर बाउंड स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट यानी c ही हो सकती है, यानी इससे ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकती, बल्कि इस इक्वल भी नहीं हो सकती, इससे हमेशा कम ही होती है। अगर कोई ऐसी दुनिया हो, कोई ऐसा जान हो कि जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट जो है 50 मीटर पर सेकंड हो, तो कोई भी ऑब्जेक्ट 50 को भी एक्सीड नहीं कर सकता, 50 को भी क्रॉस नहीं कर सकता। तो इस वजह से हमें जो फील होती है लेंथ कंट्रैक्शन, टाइम डायलेशन और मास इंक्रीज़, हमें उसका भी पता नहीं चलेगा। तो इसकी वजह क्या होगी, लिख देते हैं। नथिंग विल अप्रोच द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसी दुनिया में जो जितने भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहे होंगे वो 50 मीटर पर सेकेंड से नीचे ही मूव कर रहे होंगे, तो लिहाजा नॉर्मल होंगे, एवरीडे इवेंट्स नॉर्मल होंगे, जिस तरह यहाँ पे हैं इसी तरह वहाँ पे होंगे। Conceptual question 18.2. Both Zara and Samina are 20 years old. Zara leaves Earth in spacecraft moving 8.8 c, while Samina remains on Earth. Zara returns from a trip to a star 13th light years from Earth. Which one will be of the greater age? Explain. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज़ारा और समीना दोनों की जो एजेस हैं वो 20 ईयर्स हैं। ज़ारा को स्पेसक्राफ्ट में बिठा दी जाता है और स्पेसक्राफ्ट की जो वेलोसिटी है 0.8 c है, और जबकि समीना जो है वो ज़मीन पर रह जाती है। जब ज़ारा ट्रिप से वापस आएगी और कहाँ पर इसका ट्रिप होगा, ऐसे एक स्टार पे जाएगी जो ज़मीन से 30 साल यानी 30 लाइट ईयर्स की दूरी के ऊपर होगा। तो ऐसे ट्रिप से जब ये वापस आएगी तो उस वक्त इन दोनों की एज का डिफरेंस क्या होगा, ये हमने फाइंड करना है। ये स्टार है कि जो 30 लाइट ईयर्स दूर है अर्थ से, ये रही अर्थ, ठीक है जी। तो 30 लाइट ईयर्स, सबसे पहले तो ये देखें ये डिस्टेंस कितना बनता है। लाइट ईयर वो डिस्टेंस होता है जो लाइट एक साल में ट्रेवल करती है। तो अगर तो ज़ारा यहाँ से गई और इस स्टार तक गई है तो 30 लाइट ईयर जाने में लगे और 30 लाइट ईयर्स इसको वापस आने में लगे। बल्कि ये टाइम नहीं है, ये डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस कितना है, 30 लाइट ईयर्स जाने का डिस्टेंस है और 30 लाइट ईयर्स वापस आने का डिस्टेंस है। तो यहाँ आपके पास जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, d इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 30, जाने का और वापस आने का डिस्टेंस है। और यहाँ पे स्पीड क्या है, ज़ारा की स्पीड है 0.8 c है। स्टूडेंट्स, दोनों की एज क्या थी, ज़ारा की एज थी 20 ईयर्स और समीना की भी 20 ईयर्स थी। अब फिर सुन लें,
ज़ारा जब ये ट्रिप कंप्लीट करेगी, 30 लाइट ईयर्स का ट्रिप कंप्लीट होगा उसका और वापस आएगी, तो उस वक्त दोनों की एज हमने कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, जो अर्थ पे है, ये अर्थ पे समीना है, तो देखते हैं कि समीना के एतबार से कितना टाइम गुजरेगा। टी नाल्ट हम फाइंड करेंगे। समीना रेस्ट पे है और ज़ारा मूव कर रही है, तो हम समीना के एतबार से ये टाइम कैलकुलेट करते हैं कि ये टाइम कितना लग रहा है इसको जाने और वापस आने में। तो इसके लिए हम सिंपल जो इक्वेशन यूज़ करेंगे, s इज़ इक्वल टू वी टी। कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर मूव कर रहा है तो s इज़ इक्वल टू वी टी हम यूज़ करेंगे, और इसमें से अगर टाइम आप निकालें तो ये बनता है s अपॉन v। यहाँ पे s आपके पास s आपके पास क्या है, d, और d क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 30 लाइट ईयर्स। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 30c। लाइट ईयर्स को हम फिर c लिखते हैं, और नीचे जो वेलोसिटी है v हमें गिवन है वो है 0.8c है, 0.8c। तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो c यहाँ से कैंसिल आउट हो जाता है, और आपके पास जो टाइम आता है विद रिस्पेक्ट टू समीना जो कि रेस्ट पे है, उसके विद रिस्पेक्ट ये टाइम जो कैलकुलेट होगा 75 ईयर्स आएगा, 75 ईयर्स। स्टूडेंट्स, ये वो टाइम है जो समीना ऑब्ज़र्व कर रही है कि ज़ारा यहाँ से मूव किया ज़ारा ने, और वो इस स्टार पे गई है, और स्टार से जब वापस आई है तो उसको वापस आने में, जाने और वापस आने में 75 साल लग गए हैं, 75 ईयर्स लग गए। अब हम देखते हैं कि ज़ारा को यहाँ से यहाँ तक वापस आने में कितने साल लगेंगे, उसका टाइम कितना होगा। उसका टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फार्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास फार्मूला है T इज़ इक्वल टू टी नाल्ट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर और इसका स्क्वेयर रूट। ये टाइम डायलेशन का फार्मूला है। अब स्टूडेंट्स, हमने ये वाला टाइम कैलकुलेट किया, याद रखिएगा यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। हमने ये टाइम ऑब्ज़र्व किया है, ये टाइम है किसका, समीना का। तो ये वाला टाइम हमने निकालना है। ज़ारा के लिए ये टाइम होगा, यानी ये टाइम ज़्यादा है और ये टाइम कम होगा। इस फार्मूले को थोड़ा सेट करना पड़ेगा दोबारा से। पहले इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। 75 ईयर्स हमने निकाला, 75 ईयर्स, और इसमें हमारे पास क्या है, टी नाल्ट, ये हमने सॉल्व करना है। इसको टी नाल्ट या टी एक्स के लेते हैं, चले 1 माइनस वी स्क्वेयर, वी हमारे पास है 0.8c, और इसका स्क्वेयर होगा, और नीचे c का स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट। अब हमने फाइंड ये करना है, तो इसको उठा के इस तरफ ले जाएं। 75 टी एक्स इज़ इक्वल टू 75 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 0.8 सी का स्क्वेयर अपॉन सी का स्क्वेयर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, टी एक्स इज़ इक्वल टू 75 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 0.8 का स्क्वेयर हो जाएगा, और सी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 0.8 का स्क्वेयर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आपने इसको सॉल्व कर लेना है, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 45 ईयर्स। ये देखें, ज़ारा के एतबार से टाइम कम गुजरा है, जबकि समीना के एतबार से टाइम ज़्यादा गुजरा है। अब इन दोनों में से कौन सा जो है ज़्यादा एज है? दोनों 20 साल की थी, तो हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं। हमें यहीं से पता चल गया कि इसमें अब समीना की उम्र ज़्यादा हो चुकी है। 75 सफ़र में लगे, 20 साल सफ़र करने से पहले उम्र थी समीना की, तो टोटल हो गई 95। जबकि ज़ारा की जो है उम्र, जो ज़ारा को टाइम जो लगा सफ़र का, वो 45 ईयर्स लगा था, जबकि उसकी उम्र सफ़र शुरू करने से पहले कितनी थी, 20 साल। तो ज़ारा का जो सफ़र बनता है, ज़ारा की जो उम्र बनती है आफ्टर जर्नी, वो 65 ईयर्स बनती है। तो इसमें से कौन बूढ़ी हो गई? तो जाहिर सी बात है, जो रेस्ट पे है उसकी उम्र अभी ज़्यादा है, तो वो बड़ी हो गई अभी। तो अब हम ये कह सकते हैं समीना इज़ 30 ईयर्स ओल्डर देन ज़ारा। Conceptual question 18.3, which has more energy,
a photon of ultraviolet radiation or a photon of yellow light? Explain. Students, question number 18.3 है, which has more energy, photon of ultraviolet radiation or photon or a photon of yellow light? Explain. तो यहाँ पूछा गया है कि कौन से फोटान की एनर्जी ज़्यादा होगी, अल्ट्रावायलेट वाले फोटान की होगी या येलो लाइट वाले फोटान की एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये हम सॉल्व कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हमारे पास एनर्जी का रिलेशन क्या बनता है स्टूडेंट्स, E इज़ इक्वल टू एच एफ। और हम अगर इसको इन टर्म्स ऑफ लेमडा देखें तो क्या होता है, V इज़ इक्वल टू, या वेलोसिटी ऑफ लाइट, चूँकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेलोसिटी c होती है, तो c इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। और यहाँ पे f की वैल्यू हम डालेंगे c अपॉन लेमडा। तो अब ये एनर्जी वाली इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी, एच सी अपॉन लेमडा। स्टूडेंट्स यहाँ देखें, आपको येलो लाइट ये रही और ये अल्ट्रावायलेट लाइट है। तो यहाँ इसका ये लॉन्गर वेवलेंथ है और ये शॉर्टर वेवलेंथ है, तो येलो इसके दरमियान आ रही है। इसका मतलब है अगर हम कंपेयर करते हैं अल्ट्रावायलेट को, तो अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ जो है वो शॉर्टर है, जबकि येलो वेवलेंथ जो है वो लॉन्गर है। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर वेवलेंथ जो है वो अगर लॉन्गर हो तो एनर्जी कम हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वेवलेंथ ज़्यादा हो तो एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो जो लेमडा है, लेमडा येलो जो है वो ग्रेटर देन लेमडा अल्ट्रावायलेट है, यूवी। तो इसकी वजह से जो एनर्जी होगी, एनर्जी किसकी, जो यूवी की एनर्जी है वो ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू एनर्जी ऑफ येलो लाइट। साफ बात है कि शॉर्टर वेवलेंथ की एनर्जी ज़्यादा होगी, लॉन्गर वेवलेंथ की एनर्जी कम होगी अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। Conceptual question 18.4. Some stars are observed to be reddish and some are blue. Which stars have higher surface temperature? Students, next question है conceptual question 18.4. Some stars are observed to be reddish and some are blue. Which stars are which stars have the higher surface temperature? तो इसमें हम देखते हैं कि कुछ स्टार जो हैं उनके डिफरेंट स्टार्स के कलर डिफरेंट होते हैं, तो किस स्टार का टेम्परेचर क्या होगा। तो हमें इसको कंपेयर करेंगे वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से हमें पता चल जाएगा कि अगर कलर जो भी होगा उस कलर के हिसाब से हम बता सकते हैं कि टेम्परेचर कितना है। तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है, लेमडा इंटू टी। लेमडा क्या है, वेवलेंथ है, और टी टेम्परेचर है केल्विन में। तो लेमडा टी इज़ इक्वल टू 2898 10 टू पावर -6 मीटर्स केल्विन। और यहाँ से अगर हम टेम्परेचर सॉल्व करना चाहें तो हम टेम्परेचर को यहाँ रखेंगे और लेमडा को इस तरफ लाएंगे, 2898 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -6 डिवाइडेड बाई लेमडा। अब हम यहाँ पुट कर लेते हैं जो हमसे पूछा हुआ है, रेडिश जो स्टार होगा उसकी हम वेवलेंथ पुट करेंगे और फिर ब्लू स्टार की वेवलेंथ पुट करेंगे, देखेंगे किसका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो हम ये काम यहीं पे कर लेते हैं। तो T जो है, पहले हम सॉल्व करते हैं येलो के लिए, सॉरी येलो नहीं है, रेड का पूछा हुआ है, तो पहले हम रेड का सॉल्व कर लेते हैं। रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है, 700 नैनोमीटर्स। लेमडा रेड इज़ इक्वल टू 700 नैनोमीटर्स। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे टेम्परेचर 2898 10 टू पावर -6 डिवाइडेड बाई 700
इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा। नैनो जो है 10⁻9 होता है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या इसका जवाब आएगा? इसको आप स्टूडेंट्स आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 4140 केल्विन, 4140 केल्विन आएगा। तो अगर कोई स्टार हमें रेड दिख रहा है तो उसकी सरफेस का टेम्परेचर कितना होगा? 4140 केल्विन। और वो स्टार जो हमें ब्लू दिख रहा है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? उसका हम लेमडा पुट करेंगे 475 नैनोमीटर्स, यानी शॉर्टर वेवलेंथ है ये। लेमडा ब्लू इज़ इक्वल टू 475 नैनोमीटर। तो अब हम टेम्परेचर वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में ये पुट करेंगे तो ये 2898 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 और डिवाइड हो जाएगा 475 इंटू 10⁻⁻9 के साथ। इसको आप स्टूडेंट्स अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है 6100 केल्विन। तो साफ पता चल रहा है कि ये टेम्परेचर ज़्यादा है, यानी वो स्टार के जिसका कलर आपको ब्लू दिखेगा उसका सरफेस टेम्परेचर ज़्यादा है, और वो स्टार जो आपको कैसा दिखेगा? रेड दिखेगा, उसका टेम्परेचर कम है। स्टूडेंट्स आज का लेक्चर इधर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।